दिन था 28 जून 1914। एक 19 साल का बच्चा ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस आर्चड्यूक फर्डिनांड की गोली मारकर हत्या कर देती। इस एक घटना से जंग छिड़ जाती है, जो जंग 4 साल तक चलती है। इस एक जंग में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती है और जिसमें कई सारे एंशिएंट एम्पायर्स ख़त्म हो जाते हैं। जो जंग कई देश और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है, जिसे आज हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद दुनिया को ऐसा लगा था कि ऐसी जंग फिर कभी नहीं होगी, लेकिन 1930 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के कारण हमने इसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का नाम दिया। पर सवाल यह है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का सिर्फ एक ही रीज़न था, फर्डिनांड की डेथ? नहीं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिससे ये वॉर होना तय ही थी। लेकिन वो कहते नहीं है, आग तो लग ही रही थी, बस चिंगारी उस बच्चे ने लगा दी। तो आज हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर ही बात करेंगे। तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा फर्स्ट पार्ट होगा द प्लेयर्स ऑफ वॉर। इसमें आप सबसे पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जिसे हम बाल्कन कंट्रीज भी कहते हैं, को याद रखिएगा। ये हमारी पूरी कहानी में सेंटर में होंगे क्योंकि पूरी स्टोरी इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगी। यह है सर्बिया, रोमानिया, बोस्निया एंड बुल्गारिया। इसके बाद हमारी स्टोरी में बाकी कंट्रीज होंगे ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जो आज के ऑस्ट्रियो हंगेरियन से बहुत बड़े है। उसके बाद होंगे जर्मनी एम्पायर, जो आज के जर्मनी से बहुत बड़ा था क्योंकि उस समय पोलैंड नाम की कोई कंट्री नहीं बनी थी। और होंगे रशियन एम्पायर, तुर्की जो तब ओटोमन एम्पायर था, एंड यूके एंड फ्रांस। बाद में जाके अमेरिका और जापान भी इसमें ऐड हो गए थे। तो फ्रेंड्स, आप इन सब कंट्रीज़ को याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि उस समय यूरोप की बहुत सी कंट्रीज मोनार्कीज, यानी उस समय वहाँ पे उस कंट्रीज में राजा महाराजाओं का शासन था। लेकिन कुछ कंट्रीज ही थी जहाँ पर डेमोक्रेसी थी, वो थी फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड सैन मरीनो। तो हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं द स्टोरी लाइन पर। द स्टोरी। अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1878। रशिया और ओटोमन एम्पायर में एक जंग हो जाती है और जंग का कारण था रशियन एम्पायर बाल्कन कंट्रीज को ओटोमन एम्पायर से अलग होने में मदद कर रहा था। और इस जंग का कंक्लूजन यह निकलता है, ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन की जाती है 1878 में। इस समझौते में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को यह अधिकार दिया जाता है कि वे टेम्परेरी बोस्निया और हेर्जेगोविना रीजन, जो बाल्कन कंट्रीज में आते हैं, को एडमिनिस्टर कर सकता है, पर वो हिस्सा तो होंगे ओटोमन एम्पायर का ही। अब साल आता है अक्टूबर 1908। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेर्जेगोविना को एनेक्स कर लिया। इस समय बुल्गारिया ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गया था। उस टाइम पे एक कार्टून बहुत फेमस हुआ था, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, जिसमें ऑस्ट्रियन महाराजा बोस्निया और हेर्जेगोविना को ओटोमन एम्पायर से छीन रहे हैं और बुल्गारिया भी ओटोमन एम्पायर से आज़ाद हो गया है। लेकिन ओटोमन एम्पायर खड़ा होकर देख रहा है क्योंकि वो उस समय अनस्टेबल था, उसमें फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी। क्योंकि बोस्निया और हेर्जेगोविना 400 सालों तक ओटोमन एम्पायर के अधीन रहते हैं और आज़ादी मिलने की जगह एक और नया देश आके उन्हें कब्जा लेता है। इससे सर्बिया और बोस्निया के लोग बहुत नाराज थे। ये सब देखकर सर्बिया बहुत नाराज होता है क्योंकि सर्बियन लोगों का बोस्निया के साथ ज्योग्राफिकल कनेक्शन तो था ही, पर एथिकल कनेक्शन भी था। वो कनेक्शन था स्लाव्स का, क्योंकि यह अपने आप को साउथ स्लाविक कंट्री बुलाते हैं क्योंकि इन सब का इतिहास ही स्लाव्स का है। सर्बिया ने विद्रोह किया कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर सिर्फ बोस्निया और हेर्जेगोविना को एनेक्स नहीं कर रहा है, बल्कि साउथ स्लाविक कंट्रीज को भी इन्वेड कर रहा है। हमारी स्टोरी के थर्ड पार्ट में हम द कॉन्स्पिरेसी ऑफ वॉर पर बात करेंगे। उस समय ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में एक सीक्रेट डील हो जाती है। जो डील होती है कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया और हेर्जेगोविना को एनेक्स करेंगे, जो ओटोमन एम्पायर का भाग था, और बदले में रशियन एम्पायर स्टेट ऑफ मार्मरा में स्थित इस्तांबुल को एनेक्स करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि रशिया में बहुत सारे साउथ स्लाविक लोग रहते हैं जिन्होंने विद्रोह किया कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर कैसे हमारे स्लाविक लोगों को गुलाम बना सकता है। सर्बिया पहले से इसका विरोध कर रहा था। प्रेशर में आके रशिया को सीक्रेट एग्रीमेंट होने के बावजूद भी सर्बिया का सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि रशिया एम्पायर तब कमजोर हो गया था। अब ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को अब ये उम्मीद नहीं थी रशिया से कि वो इस एनेक्स में उनका साथ देंगे, तो वो जाते हैं जर्मनी के पास, जिनकी ज्योग्राफिकल सीमाएं भी एक दूसरे को लगती हैं। अब साल आता है 1909। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी के बीच में बात यह हुई कि वो सर्बिया को भी एनेक्स करेगा, लेकिन रशिया बीच में आया क्योंकि वहाँ पे स्लाविक लोग बहुत रहते हैं, तो क्या जर्मनी उसमें उनका साथ देगा? तो जर्मनी ने बोला हाँ बिल्कुल, हम हैं ही इसके लिए। जर्मनी ने एक तरीके से ऑस्ट्रिया को ब्लैंक चेक ही दे दिया।
अब जैसा कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ने सोचा था कि रशिया बीच में आएगा, रशिया ये सब देख रहा था और रशिया गया फ्रांस के पास कि हम दोनों मिलकर इस एनेक्सेशन को रोके जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया और हेर्जेगोविना का कर रहा। लेकिन फ्रांस ने ना बोल दिया, नहीं हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि फ्रांस ने ना बोल दिया, रशिया को न चाहते हुए भी बोस्निया और हेर्जेगोविना का एनेक्सेशन देखना पड़ा। तो अभी के लिए जंग का खतरा टल जाता है। लेकिन ओटोमन एम्पायर रशिया, बोस्निया और सर्बिया में खटास रह जाती है सब देखकर। हमारी स्टोरी के फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे द फर्डिनांड की डेथ पर। अपने एनेक्सेशन से नाराज बोस्निया में कई सारे क्रांतिकारी संगठन जन्म लेते हैं। उनमें से दो हैं ब्लैक हैंड और यंग बोस्निया। इन लोगों का लक्ष्य था आज़ाद देश बनाना, लेकिन इनका पर्पस सिर्फ बोस्निया और हेर्जेगोविना को आज़ाद करना ही नहीं था, बल्कि इसमें सर्बिया को ऐड करके एक साउथ स्लाविक राष्ट्र बनाना था, जिसका नाम वो यूगोस्लाविया रखते। आप याद रखिएगा, यूगोस्लाविया बाद में कंट्री बनता भी है, लेकिन आज ये बनकर बिखर भी गया है। अब दिन आता 28 जून 1914। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस फर्डिनांड अपनी वाइफ सोफी के साथ अपने कब्जे की हुए हिस्से बोस्निया में घूमने आते हैं। लेकिन इसकी सूचना 6 क्रांतिकारियों को भी लग जाती है, जिसके तहत वो सुबह की 10 बजे एक क्रांतिकारी कैब्रिनोविक फर्डिनांड की कार पर बम फेंकता है। लेकिन फर्डिनांड इससे बच जाते हैं, क्योंकि वो बम फर्डिनांड की कार से टकराकर रोड के दूसरी तरफ गिर जाता है, जिससे 20 लोग घायल हो जाते हैं। इससे फर्डिनांड घबराकर अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दे जो वो करने के लिए आए थे और सीधे हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं इंजर्ड लोगों से मिलने के लिए। पर हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में फर्डिनांड की कार एक गलत टर्न ले लेती है और थोड़ी दूर जाके फर्डिनांड को समझ में आता है कि उन्होंने गलत टर्न ले लिया है और वो अपनी कार को रिटर्न लेने के लिए बोलते हैं। जैसे कार रिटर्न ले रहे होते हैं, उनको समझ में आता है कि वो एक क्रांतिकारी से थोड़ी सी दूरी पर है और ये क्रांतिकारी होता है ग्रेविलो प्रिंसिप, जो फर्डिनांड और उनकी पत्नी सोफी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर देता है। पुलिस तुरंत ग्रेविलो प्रिंसिप को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी उम्र कम होने के कारण रूल्स के तहत उसको फांसी नहीं दी जा सकती है, के कारण उससे 20 साल की सजा सुनाई जाती है। जब पुलिस ग्रेविलो प्रिंसिप से पूछताछ करती है तो वो बताता है वो एक यूगोस्लाविक नेशनलिस्ट है जो ब्लैक हैंड नाम के ग्रुप को सपोर्ट करता है और ये ब्लैक हैंड ग्रुप सर्बियन बेस्ड होता है और उनका लक्ष्य ये है कि वो यूगोस्लाविक नेशन बनाना, लेकिन उनका वर्तमान लक्ष्य यह है कि ऑस्ट्रिया से आज़ादी। क्योंकि इन सब क्रांतिकारी घटनाओं का केंद्र बिंदु सर्बिया होता है, क्योंकि ब्लैक हैंड ग्रुप सर्बिया बेस्ड होता है। ऑस्ट्रियो हंगेरियन मोनार्क, ऑस्ट्रियो हंगेरिया के महाराजा सर्बिया पर जंग छिड़ देते। हमारी स्टोरी के 5th पार्ट में हम बात करेंगे द वॉर बिगिंस पर। ऑस्ट्रियो हंगेरियन महाराजा अपने प्रिंस की डेथ से नाराज होकर सर्बिया पर जंग छिड़ देते हैं। रशिया ये देख रहा होता है कि अब सर्बिया को एनेक्स किया जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए पहुंचता है और इधर जर्मनी भी ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में आ जाता है। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता, क्योंकि फ्रांस की दुश्मनी जर्मनी के साथ होती है, क्योंकि 50 साल पहले हुए एक युद्ध में अल्सेस लोरेन नाम का एक जगह फ्रांस जर्मनी से हार जाता है। और अब इस वॉर में ऑटोमन एम्पायर भी ऐड हो जाता है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी होती है रशिया के साथ। और इस जंग में बाद में यूके भी ऐड हो जाता है, क्योंकि यूके, रशिया और फ्रांस के बीच में एक ट्रिपल एंटेड नाम की ट्रीटी पहले से हो रखी होती है, जिसके तहत जब भी इन देशों पर संकट आएगा ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये सब सिचुएशन को देखकर तब एक कार्टून बहुत फेमस हुआ था जिसे चैन ऑफ फ्रेंडशिप कहते हैं, आप ऊपर देख पा रहे होंगे, जिसमें सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक जंग छेड़ देते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी जंग होती है जिसमें सर्बिया बीच में होता है। ये जंग होती है एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। एलाइड पावर्स में होते हैं रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए और जापान, और सेंट्रल पावर्स में होता है ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। और ये सब शक्तियां एक दूसरे से भिड़ लेती है और इससे एक बहुत बड़ी जंग हो जाती है। क्योंकि उस समय इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था, तो इंडिया भी इस जंग से अछूता नहीं रहता है और इंडिया से भी कुछ सोल्जर्स ब्रिटेन के बिहाफ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग लेते हैं। हमारे वीडियो के 6th पार्ट में हम बात करेंगे द रिजल्ट ऑफ वॉर पर। इस वॉर का रिजल्ट ये होता है कि सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर्स हार जाती हैं और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का विघटन हो जाता है, ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हो जाता है और जर्मनी को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ता है वॉर का और वॉर में की गई गलत घटनाओं का और गलत हथियारों के यूज के लिए। हमारे वीडियो के 7th पार्ट और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे द कंक्लूजन ऑफ वॉर पर। वॉर का सबसे पहला कारण होता है नेशनलिज्म, क्योंकि बुल्गारिया 1908, रोमानिया 1881 और अल्बानिया 1912 में इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो जाते हैं, जिससे आसपास के मोनार्क कंट्रीज में एक नेशनलिज्म की लहर चलती है, जिसमें वहाँ के लोग अधिकतर उस देश से आज़ाद होकर नए नेशन बनाने की डिमांड करते हैं, क्योंकि वो अपने मोनार्क से पहले से ही नाराज होते हैं। और वॉर का एक कारण होता है एम्पेरियलिज्म भी होता है, जैसे एक बड़ा देश छोटे देश को अपने अंदर मिला देना चाहता है उसके संसाधनों के उपयोग के लिए। कैपिटलिज्म, मिलिटरिज्म भी इस वॉर का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि 1914 तक ब्रिटेन
और जर्मनी नेवी डेवलपमेंट में सबसे आगे होते हैं और एक दूसरे के कंपटीशन में भी आ जाते हैं। तो अपने हथियार और अपनी टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए भी ये वॉर की जाती है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन अपने नेवी टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग करते हैं। अलायंस सिस्टम भी इस वॉर का बहुत बड़ा कारण है, जिसमें 1882 में ट्रिपल अलायंस जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरी के बीच में होती है और 1904 में एंटेट कार्डिल अलायंस होती है जो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया में के बीच में होती है। रशिया से 1907 में ऐड होता है। तो ये अलायंस सिस्टम भी वॉर का बहुत बड़ा कारण होता है कि सब देश आपस में संधि कर लेते हैं, एक दूसरे पर जब भी संकट आएगा वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसे जब भी एक देश पे संकट आता है, आसपास के वो जो संधि देश साथ में आ जाते हैं और दूसरे देश साथ में आ जाते हैं और एक दूसरे से युद्ध कर देते हैं। आपसी मनमुटाव भी इस वॉर का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि आसपास के अधिकतर कंट्री मोनार्क थे, राजा महाराजों का शासन था। तो विस्तारवाद और लूट की सोच के कारण किसी की भी एक दूसरे से बनती ही नहीं थी। तो आपसी मनमुटाव भी इस वॉर का बहुत बड़ा कारण होता है। और इस वॉर के कारण स्पेनिश फ्लू 1918 में फैल जाता है, जिससे 20 से 50 लाख लोगों की भी जान जाती है। तो इस वॉर में सिर्फ 2 करोड़ लोगों की जान ही नहीं गई थी, स्पेनिश फ्लू और दूसरी घटनाओं के कारण भी कई लोगों की जान चली गई थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का लेक्चर समझ में आया होगा और मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।